स्टूडेंट आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये हमारा पहला वीडियो है। क्योंकि देखो बीच में कैसा शेड्यूल अलग था, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट इसलिए लिया क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पूरा होने का था। बोर्ड के कुछ पेपर ऐसे थे जो बोर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल बायो का पेपर था, उसके बाद थोड़ा सा गैप था, और सीएस के पेपर थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया। लेकिन आज से जो वीडियो बनेंगे वो JEE एग्जाम के रिगार्डिंग और MST CT, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन से। अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे जो एक्चुअली मैंने मराठी में बनाए थे, उसमें आपको बहुत सारा यूज भी हुआ है, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो बनाए, जिस स्टूडेंट ने भी फॉलो किया है उसको मैक्सिमम हेल्प हुआ है एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता, थ्योरम्स की वीडियो मैंने एग्जाम के 2-3 दिन के पहले बनाए। आप मेरे 2-3 वीडियो देख लीजिए। जो थ्योरम मैंने स्क्वायर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पढ़ाया था वही एग्जाम में आया, tan थीटा वाला। जो थ्योरम मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का पढ़ाया था, प्रॉपर्टी 0 to 2a वाली, वो उसमें भी है, यानी उसके अलावा भी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, लेकिन वो भी प्रॉपर्टी उसमें आ गई। इसका मतलब अपन ने जो हेल्प करने की कोशिश की वो मैक्सिमम आए। दूसरी चीज, हमने जो शॉर्ट ट्रिक लिए थे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक लिए थे, तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हमारे एज इट इज क्वेश्चन में आए, कुछ सॉल्व करने के लिए आए, कुछ MCQ पैटर्न में आए। तो और आज का वीडियो जो हिंदी में बोल रहे हैं हम, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट ने ही मुझे रिकमेंडेड किया था कि सर अगर आप हिंदी में वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे तो और ज्यादा फॉलोवर या और ज्यादा सब्सक्राइबर की तरफ हम जा सकते हैं और हमें मिलेंगे भी। तो आई होप मेरी जो भी इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में कोई भी लैंग्वेज चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बट धीरे धीरे सभी चीजें अच्छी से होती जाएंगी, जिसमें कोई डाउट नहीं। जैसे हमारे पास पहले टाइम देखा होगा, हमारे पास माइक नहीं था तो हम ऐसे ही बनाते थे। सो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता था, सर की नॉइस है, वॉइस आ रहा है। अब वो थोड़ा सा कम हो गया। ऐसा नहीं कि हमारा बैकग्राउंड नॉइस टोटली बंद हुआ है, नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, थोड़ा बहुत आता ही है, लेकिन जो पहले होता था वो अभी पूरा नहीं हुआ। तो इसी तरह से हम एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, और आज हम स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा जो इंटेंशन रहेगा, मैं हर 2 दिन या 2.5 दिन में 3 वीडियो में एक लेसन कंप्लीट करूंगा, क्योंकि हमारे पास दिन ही उतने नहीं है। हो सकता है मैं 2 दिन में भी कंप्लीट करूं, क्योंकि हमें पेपर 11th स्टैंडर्ड के 10 लेसन लेना है और 12th स्टैंडर्ड के 15 यानी 25 लेना है। 25 लेसन को हमें 45 या मैक्सिमम तो आप 50 कर लो। फिर 50 दिनों में अगर कंप्लीट करना है तो 2 वीडियो में एक लेसन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से चालू करेंगे, आज हमारा फर्स्ट डे है, तो ऐसे समझ लो कि मार्च महीने के 10 दिन है, और हमारे पास अप्रैल के 31, तो कितने हो गए 41। तो हमें आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है 9th मई से लेके 13th मई, तो उसके ऊपर के 9 दिन मिल गए, यानी टोटल मुझे 50 दिन मिले। तो 50 डेज आपको मुझे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मैं 25 लेसन कंप्लीट कर पाऊंगा। एक्चुअली मैक्सिमम लेसन जो है वो 12th में हो चुके हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो लेसन 11th वाले हैं, मैक्सिमम कॉलेज में कैसा होता है कि 11th स्टैंडर्ड का सिर्फ वैल्यूएबल सिलेबस ही पढ़ाया जाता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो मेन जो फोकस होता है वो 12th के ऊपर होता है। तो आज हम 11th का स्टार्ट करेंगे 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइन। तो देखो, इसके हम कुछ इनिशियल जो लाइन कैसे फॉर्म किया जाता है, व्हाट इज द लाइन, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन, उसके रिगार्डिंग बेसिक न्यूमेरिकल। आज हमारा जो वीडियो है ना, वो पूरा टोटली बेसिक के ऊपर है कि नॉर्मली लाइन के बेसिक क्या होते हैं। फिर कल जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें कुछ अलग अलग पॉइंट रहेंगे, और फिर उसके आगे हम दूसरा कैलकुलेशन करेंगे। मैंने आपको एज पर जो बता दिया है कि हम 2 दिन के ऊपर एक लेसन नहीं चला सकते, क्योंकि यही हमारी टाइम के रिगार्डिंग कंडीशंस है। तो ओके, तो अब देखिए, आप जैसे स्ट्रेट लाइन बोला है, तो आपने लाइन तो पढ़ा होगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लाइन के थोड़े से इश्यू होते हैं कि व्हाट आर द लाइंस। कुछ लाइंस ऐसे तो होते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं, कुछ लाइन ऐसे होते हैं कि ओरिजिन से नहीं पास होते हैं। तो ऐसे लाइन को डिफरेंशिएट करना मैक्सिमम टाइम बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हम इनिशियली हम देखेंगे व्हाट इज द लाइन। हाँ, तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो इस तरह से होता है। तो आपका ax + by + c = 0, ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी हम इस तरह से कोई भी इक्वेशन को लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे आप बोलोगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है।
अब यहाँ पे लाइन में सिंपलेस्ट चीज ये ऐसी है कि लाइन को अगर आपको ध्यान में रखना है तो x और y का डिग्री, जिसे हम पावर बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, लेकिन x और y की डिग्री 1 होनी चाहिए। तो आप अगर देख सकते हो कि x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है, तो ऐसे कोई भी इक्वेशन को आप लाइन बोलोगे। और ये जो होता है यहाँ पे x का पावर 0 है या x होगा ही नहीं, तो ही आप उसे लाइन कहोगे। यहाँ पे देखिए बड़े मेन चीज है कि अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो ये डिफरेंट कंडीशन ऑफ लाइन होगी, कांस्टेंट टर्म अब्सेंट है तो वो डिफरेंट कंडीशन ऑफ लाइन होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, तो ये होगा 2x + 3y + 4 = 0। अगर हम ये लाइन को ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हाउ टू ड्रॉ, ये मेन कंसेप्ट आएगा। तो हमने देखा है कि 10th स्टैंडर्ड में हमें अगर कोई लाइन ड्रॉ करना है तो हम x इंटरसेप्ट 0 लेते हैं या x की वैल्यू 0 लेते हैं, दैट इज द x इंटरसेप्ट। हाँ, तो x अगर 0 ले लिया तो हमें y का आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल x 0 ले लिया तो हमें y का आंसर मिलेगा 4/3, वो भी माइनस वाला यानी 1.33 आएगा x 0 लिया तो। अगर हमने y = 0 लिया तो हमें x का आंसर मिलेगा, x का आंसर क्या मिलेगा, x का आंसर मिलेगा -4/2 which is nothing but -2। ये हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन के कोऑर्डिनेट्स। इसको बोलोगे आप y इंटरसेप्ट, क्योंकि आप y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 लिया था। ये इसको आप बोलोगे x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने y को 0 लिया था। इसको आप लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हुआ आपका y एक्सिस, ये हुआ आपका x एक्सिस। जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंडेबल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका y कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो इस साइड में होता है ना, x एक्सिस के बिलो, तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे भी लिया कि ये मेरा -4/3 है और यहाँ पे मैंने ले लिया कि x मेरा -2 है, x अगर मेरा -2 है तो ये होगा -2, तो यहाँ पे आएगा, ये हुआ मेरा आंसर -4/3। तो ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन, 2x + 3y + 4 = 0। आया क्या ध्यान में? बड़ा सिंपल इक्वेशन था। ये हुआ आपका एक टाइप ऑफ लाइन। दूसरे टाइप का भी लाइन होता है, हाँ, दूसरे टाइप का लाइन यानी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये लाइन ओरिजिन से क्यों पास नहीं हो सकता, इसका कंडीशन है बिकॉज देयर इज एन कांस्टेंट टर्म। अगर हमारे कोई इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होता है तो वो लाइन कभी ओरिजिन से नहीं जा सकता, कोई भी क्वाड्रेंट से जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने जनरल इक्वेशन लिया था ना, इसलिए वो कोई भी क्वाड्रेंट से गया। अब हम जो कोई इक्वेशन लेंगे उसको हम मेंशन करेंगे कि वो ओरिजिन से कैसे पास हो सकता है। सेम लाइन ओरिजिन से पास हो सकती है, आपको एक ही काम करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो कांस्टेंट +4 है उसको आप रिमूव कर दो। अगर आपने कांस्टेंट +4 को रिमूव कर दिया तो वो लाइन ओरिजिन से ही पास होगी। आया? फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, देखो अगर यहाँ पे दिया है 2x + 3y, मैंने सेम वैल्यू लिया, सेम इक्वेशन लिया और हमें चेक करना है कि ओरिजिन से कैसे पास होगी। तो अब देखो यहाँ पे आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट भी 0 मिलेगा ना। देखो x का वैल्यू पुट करो, y का 0 मिलेगा, तो x भी 0 मिला, y भी 0 मिला, इसका मतलब पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे भी दो पार्टीशन है। यहाँ पे दो पार्टीशन कैसे कि अगर आपको ये पता करना है कि लाइन पासिंग थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये एक पार्ट हो गया, और हमें ये भी पता करना पड़ता है कि सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके लिए आपको सीधा तरीका है कि ये जो गिवन इक्वेशन है उसको किसी को एक राइट हैंड साइड में लेके जाओ, 2x = -3y, ठीक है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें ऐसा क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो जहां पे अपोजिट साइन आता है, ठीक है। हमें 10th में जो पढ़ाया था वो इस तरह से होगा, ये प्लस होगा, आपने ये होगा तो ये आपका माइनस होगा, ये तीसरा जो क्वाड्रेंट है ये माइनस होगा, और ये जो चौथा क्वाड्रेंट है ये प्लस होगा। आया ध्यान में? अब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट प्लस है, y का कोऑर्डिनेट माइनस है, इसका मतलब अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन है तो आपका जो लाइन है ये वाला है, यानी इस क्वाड्रेंट में ये पास होगा। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको लाइन पास करना है और वो ओरिजिन वाला लाइन है तो ये वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। आया ध्यान में? क्यों? क्योंकि अपोजिट साइन है ना। यहाँ पे आप x का पॉजिटिव ले लिया, y का नेगेटिव ले लिया, ये साइन आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं।
x का नेगेटिव भी ले सकते और y का पॉजिटिव भी ले सकते, इसीलिए हमने ये वाला सिलेक्ट किया। अगर हम सेम क्वेश्चन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्व करेंगे तो उसका भी नेचर हमें पता चलता है। जैसे मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया 2x - 3y = 0, बराबर है, तो ये उधर शिफ्ट करो, ये उधर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा 2x + 3y, इसको पार्टीशन करो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और इसमें ड्रॉ करना है। अब इसमें ड्रॉ करना है तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, सेम चीज कि x और y का कोएफिशिएंट जो है वो दोनों सेम साइन वाला है, फिर वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये हुआ प्लस प्लस, ये हुआ आपका माइनस प्लस, ये हुआ आपका माइनस माइनस, ये हुआ आपका प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे x का साइन भी प्लस है, y का साइन भी प्लस है, इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो 2x - 3y = कितना, 0। देखो मैंने आपको तीनों टाइप की लाइन बता दी, नॉन ओरिजिन वाली यानी जो ओरिजिन से कभी ड्रॉ नहीं हो सकती, दूसरी लाइन कौन सी बता दी, जो ओरिजिन से हो सकती है लेकिन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी, फिर मैंने तीसरी लाइन कौन सी बता दी, ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी। तो आपको ये तो कंफर्म पता चल गया कि एक लाइन 3 क्वाड्रेंट यानी 2 क्वाड्रेंट में से जा सकती अलग अलग, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट जो है हम थोड़ा सा लाइन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ और टॉपिक्स है जो हमें क्लियर करने जरूरी है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने किसी को लिख दिया कि x = 2, व्हाट इज द नेचर ऑफ द गिवन लाइन, ये भी हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इसको पढ़ना नहीं आता, इसको पढ़ते आना चाहिए। आप ड्रॉ करके देखो ना, एक कोई क्वाड्रेंट निकाल लिया, ये क्वाड्रेंट निकाल लिया, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अगर मैंने बोला कि आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आप बड़ा सिंपल तरीके से लिखोगे, सर ये 1 है, ये 2 है, तो ये लाइन यहां से पास होगा, दैट इज x = 2। नेचर क्या बना, इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये हुआ इसका डिस्क्रिप्शन। इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखो यानी हर एक को आप एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है। उसी तरह अगर हमने बोला कि y = -4 है, इसको भी आप ग्राफ में ड्रॉ कर लो। अब तो बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली समझ भी आ गया होगा कि इसका नेचर क्या होगा। हाँ, तो आपको -4 बोला है ना, इसका मतलब ये हुआ -1 -2 -3 और -4, ठीक है। ये लाइन यहां से पास होगा, y = -4, सही है। तो इसका नेचर हुआ इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी अगर आपको x कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका नेचर क्या होगा, वो y को पैरेलल है। देख लीजिए आप ग्राफ में, अगर आपको y का वैल्यू गिवन है उसका नेचर क्या होगा, इट इज अ पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आया ध्यान में, ये बड़ा सिंपल था। देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, नेचर नहीं बदलेगा, और है थोड़ा सा, और नेचर एक ये भी बताना जरूरी है, इसका भी नेचर आता है। इसके रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका नेचर क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको अगर कोई सॉल्व करना होता है क्वेश्चन तो ये छोटी छोटी जो बड़े काम की होती है। अगर आपको x = 0 लेना है तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और जब आप y = 0 लेते हैं तो इट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। आया ध्यान में। तो इस तरह से ये बेसिक यानी लाइन अगर हम जब बोलते हैं तो लाइन की ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि नॉन ओरिजिन लाइन कैसे होती है, ओरिजिन में 2 पार्ट कैसे होते हैं, कोई भी लाइन को पैरेलल कैसे बोला जाता है, कोई दूसरे लाइन को पैरेलल कैसे बोला जाता है, कौन x एक्सिस को पैरेलल हो सकता है, कौन y एक्सिस को पैरेलल हो सकता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, ये नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। अब हम चलेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन के ऊपर। देखिए हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल पैटर्न्स है उसी से रिगार्डिंग है, तो हम वो सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन आज कर देंगे।
देखिए फर्स्ट फॉर्म जो है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। हमारा जो पहला पार्ट है वो स्लोप पॉइंट फॉर्म आया ध्यान में। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ये हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म का पहला फॉर्मूला है। अब आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन इतना सिंपल तो नहीं आता, लेकिन आपको ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है उसके लिए कंडीशंस है। ये फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए स्लोप ऑफ लाइन यानी m की जरूरत है। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए उसको आपको ये भी बताना होगा कि वो लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, दैट इज नथिंग बट अ गिवन पॉइंट। देखिए बहुत सारे बच्चों को ना बड़ा डाउट रहता है कि हाउ टू एक्चुअली सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। तो बेसिक फंडामेंटल आते आ गया कि ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको स्लोप ऑफ द लाइन पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको गिवन पॉइंट भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा बेसिक न्यूमेरिकल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, with slope -7/2। आया, मैंने अपने मन से कोई भी क्वेश्चन दे दिया। अब ये देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन गिवन है ना, आपको गिवन पॉइंट भी दिया है, आपको गिवन स्लोप भी दिया है। अगर आपको दोनों कंडीशन गिवन है तो ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम और अलग भी टाइप होता है ना कि मैक्सिमम टाइम इस तरह से गिवन नहीं होता, लेकिन सॉल्व करने के बाद आपको इस तरह से क्राइटेरिया मिल जाता है, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता, पहले आप यहाँ पे प्रॉपरली लिखना हियर x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -3, यहाँ पे m भी दिया है आपका -7/2। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करो y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक, यहाँ पे पुट करेंगे तो होगा -7/2 x माइनस 2 और ये होगा आपका y प्लस 3। तो आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू वाई प्लस 3 विच इज इक्वल टू -7 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2y प्लस 6 आएगा -7x प्लस 14। अब ये दोनों टर्म को शिफ्ट कर लो, क्योंकि देखिए अब ये तो सबको समझ में आ गया ना, फॉर्मूले में पुट करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट जस्ट कैलकुलेशन पार्ट। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो हमेशा इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब ये मैं 2 से ब्रैकेट को डिवाइड मल्टीप्लाई करता, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका 7x इधर आ गया। दूसरी बार ये प्लस 2y एडिटिव बचेगा, दूसरी बार ये प्लस 6 आएगा और ये -14 होगा इक्वल टू 0। देयरफॉर ये 7x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। ये हुआ आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। खत्म। कब आपको ये कब यूज करना है, जब आपके पास स्लोप रहेगा और आपके पास पॉइंट रहेगा, तब आपको ये यूज करना है। कुछ बार ऐसे होता है कि इनिशियल डाटा नहीं दिया रहता, लेकिन आगे जाके हमें इसी कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो फिर से तो हमें पहले नहीं समझ में आता कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन बाद में समझ में आता कि हाँ उन्होंने जानबूझ के हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करके दिया था और बोलने वाले थे कि आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा देर के बाद। तो आई होप तो ये तो आपको समझ गया होगा कि इनिशियल स्टेप फॉर्म कैसे यूज करना है। ओके, हमारा जो दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म तो यहां पे मैंने शुरू किया 2 पॉइंट फॉर्म। लाइन का फॉर्मूला है हमारा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले को स्टैंडर्ड तरीके से यूज करना है। बड़ा सिंपल है ना। ये फॉर्मूला कब यूज करना, ये फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब आपको 2 पॉइंट गिवन रहेंगे। 2 पॉइंट गिवन रहेंगे और तब ये फॉर्मूला यूज करना है। अब क्वेश्चन भी ले लेते, सिंपल क्वेश्चन है इसके। फॉर एग्जाम्पल find the equation of line, find the equation of line passing through क्या होगा आपका पॉइंट, पासिंग थ्रू होगा, कोई भी ले लो ना। 1 - 5 है और दूसरा है 4 - -3। आपके मन से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो बताऊंगा वही पॉइंट रहेंगे। आपको ये 2 पॉइंट गिवन है और उन्होंने बोला है कि 2 पॉइंट में से पासिंग थ्रू पॉइंट्स, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड रह गया,
पासिंग थ्रू पॉइंट्स, तो यहाँ पे आएगा हियर x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -5, यहाँ पे आएगा x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू -3। सही है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज कर लीजिए, डायरेक्ट पुट करना है ना, y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस है तो ये प्लस होगा, y2 माइनस y1, y2 कितना है -3 है, और ये माइनस यहाँ पे पुट करने के बाद +5 आएगा, ये होगा आपका x1 कितना है 1 है, x2 है आपका 4 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, y प्लस 5, ये आपका 2 होगा, x माइनस 1 और ये आपका 3 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका 3 इंटू वाई प्लस 5 और ये 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो सिंपल तरीके से करना है, तो ये हुआ आपका 3y प्लस 15, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2, तो इसको चेंज करिए, चेंज कैसे किया जाता है, हाँ बहुत टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट को ये नहीं आइडेंटिफाई होता है कि x को शिफ्ट करना है या y को शिफ्ट करना है, आप किसी को भी कहीं शिफ्ट कर लीजिए, आंसर सही आएगा। एक बात लास्ट में ध्यान में क्या रखना है कि मैक्सिमम टाइम हम जैसे भी कोई बुक्स में क्वेश्चन देखते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस यही क्राइटेरिया होता है, लेकिन इसके लिए किसी के मार्क नहीं जा सकते, लेकिन ये एमसीक्यू पैटर्न है, एमसीक्यू पैटर्न में आपको वहां पे ऑप्शन दिए उसी तरह से बनाना पड़ेगा, हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कोई भी साइड शिफ्ट करिए, और मैं मैक्सिमम टाइम शिफ्ट करते समय एक ही क्राइटेरिया यूज करता कि मेरा जो x का कोएफिशिएंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो ये इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, तो ये क्या होगा आपका therefore 2x माइनस 3y माइनस 2 माइनस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि साइन तो इनके चेंज होने वाले हैं ना, ये तो एज इट इज रहेंगे, तो ये हुआ आपका 2x माइनस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, तो ये हमारा फर्स्ट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इतना सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको, और बाकी तो कुछ है नहीं। दूसरा भी टाइप आपको समझ में आ गया। पहला क्या था, स्लोप पॉइंट, नाम में स्लोप था ना, स्लोप भी चाहिए पॉइंट भी चाहिए, इसलिए स्लोप पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट्स, नाम में 2 पॉइंट चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करना। तीसरा जो है उसको बोला जाता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। आपका फॉर्मूला है x बाय a y बाय b इक्वल टू 1, ये है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये एक्चुअली कब यूज किया जाता है, इसके तो अलग अलग क्राइटेरिया, जहां पे रिगार्डिंग इंटरसेप्ट दिया है वहां पे इसका यूज होता है। तो इंटरसेप्ट, हाउ टू फाइंड द इंटरसेप्ट, ठीक है, ये भी एक इश्यू होता है। तो हम इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं वो वाला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा फाइंड एक्स इंटरसेप्ट, उसके बाद बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन कोई भी इक्वेशन दे दिया, 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह का कोई इक्वेशन है, हमें x इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है। तो पहला क्या होगा हमारा, जैसे हमें अगर निकालना है x इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे मेंशन करना है कि हमें x इंटरसेप्ट निकालना है। तो हमारा इक्वेशन होता है कि अगर आप x इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, यानी आपको y को 0 लेना ही है। तो y को 0 लेना होता है तो यहाँ पे 2x माइनस 8 आएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट का वैल्यू 4 मिलेगा, ठीक है। दूसरी जगह y इंटरसेप्ट क्या आएगा, y इंटरसेप्ट सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या लेना है, x इक्वल टू 0 लेना है। तो ये हुआ आपका 5y माइनस 8 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 बाय 5, ठीक है। तीसरा आएगा स्लोप ऑफ लाइन, बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं आप, इस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं करना, अगर आपने -8 को राइट हैंड साइड में ला लिया और फिर -8 से आप डिवाइड करोगे सभी जगह अगर डिवाइड करोगे तो आपको x के नीचे कोई एक टर्म मिलेगा, y के नीचे भी कोई एक टर्म मिलेगा और राइट हैंड साइड में कोई टर्म मिलेगा।
उसका तो कोई लेना नहीं होता है। स्लोप निकालने के फिर से हमसे दूसरा भी एक फॉर्मूला है। तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन कैसे निकाला जाता है? स्लोप अगर निकालना है तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है -a/b, बराबर है। दूसरे तरीके से भी स्लोप निकाला जाता है, y = mx + c, वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अब -a/b, यहाँ पे a का वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आपका a का वैल्यू 2 होगा। b यानी आपका कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये हुआ आपका -2/5। आया, आंसर खत्म। देखो इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, नहीं सिंपल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ ये आपको बेसिक पता होने चाहिए। वो भी क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होते। हाँ, हर एक क्वेश्चन को हम नहीं बोल सकते कि वो टफ नहीं होता, पर मैक्सिमम देखिए कोई भी एग्जामिनेशन सिर्फ मैक्सिमम टफ क्वेश्चन का नहीं हो सकता ना। एवरेज क्वेश्चन भी होंगे, टफ क्वेश्चंस भी होंगे और लेवल 1 वाले भी होंगे। तो लेवल 1 वाले क्वेश्चन में भी कभी कभी ये वाले आते हैं, कभी कभी थर्ड लेवल पे भी इनिशियली थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, बाद में सिंप्लीफाई करो तो पता चलता है कि ये बड़ा सिंपल था। तो इसके लिए आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद आता हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा विच इज इक्वल टू p। अल्फा तो हमारा एंगल होगा ना, जो ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो p द डिस्टेंस होगा कि वो कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओरिजिन। आया ध्यान में? वो कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओरिजिन, और अल्फा एंगल, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ वो एक्चुअली क्वेश्चन रहेगा उस तरह का कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कि एट अ 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो वो ध्यान से में रखना है। जैसे क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिखा रहता, वहां पे मेंशन किया है द परपेंडिकुलर ड्रॉन from the origin to a line has length 5 units and देखो एक्चुअली ये मेन क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते समय मिस्टेक हो गया था, इसलिए थोड़ा सा आंसर निकालने के लिए टाइम लगेगा। तो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि आपको यहाँ पे दो चीजें गिवन होगी। एक तो आपका डिस्टेंस जो नॉर्मल बोला है, उन्होंने बोला है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, नॉर्मल बोलता है उसको, और अल्फा यानी एंगल। तो आपको फॉर्मूला तो पहले ही मेंशन किया था मैंने, ये आपका मेन फॉर्मूला है। इसमें आपको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे हियर अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है, और आपका जो p होगा दैट इज 5। तो यहाँ पे मेंशन करो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा विच इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 5। cos 30 यानी √3/2 होगा, sin 30 यानी 1/2 होगा। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारा इक्वेशन आएगा x इंटू √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5 आएगा। ये √3x प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 5, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, √3x प्लस y विच इज इक्वल टू 5। तो ये हुआ आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, है ना। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन पे भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा मिक्स करके भी देते हैं। वो तो एग्जाम पेपर पर डिपेंड होता है कि इसको किस तरह से फॉर्मेट करें। तो आई होप इसको समझ में आया होगा। अब इसमें दो छोटी बेसिक चीजें हैं कि दो डिस्टेंस कैसे निकालना अलग टाइप के, एक फ्रॉम द पॉइंट और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन और एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम तीन चीजें देखेंगे, वो नॉर्मली सभी चीजें बेसिक में आती। आई होप तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा।
नेक्स्ट है एक्यूट एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये फॉर्मूला आपको बोर्ड में भी आया था। आपका फॉर्मूला था tan थीटा विच इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो आपके इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेंगे। देखिए ये सभी चीजें हमें सिंपलीफाई अच्छी तरह से आनी चाहिए। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। फॉर एग्जाम्पल अब लाइन लिखना पड़ेगा। Find the angle between the lines. कोई भी लाइन ले सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरा होगा 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा कि आपको किसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि m1 व्हाट इज m1 इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। दोनों का आंसर निकालो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक पार्ट में, तो इसका स्लोप आएगा m1 इज इक्वल टू माइनस a बाई b, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था। तो ये हुआ आपका माइनस 2/3। हाँ, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट m2, ये भी आपका माइनस a बाई b, तो ये आपका माइनस 3/2 आएगा। अब ये हमें कहाँ पे पुट करना है, ये हमें पुट करना है फॉर्मूले में। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है हमारा tan थीटा विच इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सही है, तो यहाँ पे पुट करो माइनस 2/3 आएगा, ये माइनस 3/2 आएगा अपॉन 1 प्लस माइनस 2/3, यहाँ पे आएगा माइनस 3/2। सही है, तो माइनस 2/3 प्लस 3/2, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों का स्लोप तो नेगेटिव था ना। ये हमें पता चल रहा है कि ये हुआ हमारा 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, यहाँ पे सिंपली 1 आएगा क्योंकि सभी कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके -4, ये 9 और ये 6, तो ये हुआ -4 प्लस 9 और ये 6 हुआ, नीचे में 2 बचा। तो ये इसको अपन इस तरह से करेंगे, ये होगा 5/12। तो आपका आंसर आ गया 5/12। तो हमें जो निकालना पड़ता है वो tan थीटा विच इज नथिंग बट 5/12। तो आपका आंसर कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। ये हुआ आपका रिक्वायर्ड एंगल। हमें क्वेश्चन में यही होगा ना, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस या फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमें ये फॉर्मूला मेंशन करना है। आपके पास उस टाइम पे दो लाइंस गिवन होनी चाहिए, वो हमारी प्राइमरी कंडीशन है। अब हम दूसरा कैलकुलेशन करेंगे कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, वो भी एक अलग पोर्शन है। तो ये वाला नेक्स्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू गिवन लाइन। यहाँ पे आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। ठीक है, अब फाइंड आउट करो। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, कभी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन बोला जाता है, इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन होता है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, जैसे पॉइंट कोई दिया होगा, क्या दिया पॉइंट आपका 1 - 2 टू गिवन लाइन टू द लाइन 3x - 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करो
तो ये होगा आपका x1 इज इक्वल टू 1 और y1 इज इक्वल टू -2। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू आपका 3 है, b का वैल्यू कितना है -5 और c का वैल्यू कितना है 7। तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस में आप पुट करो, डिस्टेंस में आप पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला है ax1 + b/1 + c, नीचे में क्या आएगा? रूट में a² + b², बस इसमें पुट कर दो तो आपका फॉर्मूला होगा 1 × 3, यहाँ पे -2 × -5, यहाँ पे 7, क्योंकि c का वैल्यू नीचे में किसका स्क्वायर करेंगे? 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो आप इसको सिंपलीफाई करो, 3 + 10 + 7, तो ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 + 1 यानी √5 होगा। तो ये कितना हुआ टोटल? ये टोटल आपका हुआ 20/√5। ठीक है, तो आप इसको 20/√5 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 को अगर आपने 4 × 5 लिख लिया तो 5 को आप √5 × √5 लिखोगे, फिर डिनोमिनेटर वाला 5 कैंसिल होगा। तो ये भी हमारा एक्चुअली आंसर करेक्ट है ना, अगर हमने निकाला तो। लेकिन मैक्सिमम टाइम कैसे होता है कि थोड़ा सिंपलीफिकेशन भी होता है। तो ये 4 × 5/√5 होगा, फिर यहाँ पे आएगा 4 × √5 × √5/√5, ये √5 का आंसर। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। देखिए एक्चुअली ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, तो यहाँ पे 2 आंसर भी हो सकते हैं, या आपने जो निकाला उसमें से ये ना होते हुए ये भी आंसर होगा। तो पॉसिबिलिटी अगर डिवाइड वाली हो तो आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये भी आपका एक डिस्टेंस हुआ फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड द लाइन। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है बेसिक फंडामेंटल में कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ठीक है, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है c1 - c2 या c2 - c1, कोई भी लिखो, और नीचे में आएगा √a² + b²। आया क्या ध्यान में? इतना करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पहली लाइन है 2x - 3y + 7 = 0, दूसरी लाइन है 4x - 6y + 13 = 0। पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि व्हाट आर द पैरेलल लाइंस। हमने थोड़ा सा वो पोर्शन छोड़ दिया, अभी मुझे ध्यान में आ गया कि परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन के भी वो टाइप होता है, वो मैं लास्ट में बता देता। कि जैसे पहला लाइन अगर आपने कंसीडर कर लिया 2x - 3y + 7, तो इसको पहले स्लोप निकालना। स्लोप निकालोगे तो आपका m1 = -a/b, तो ये होगा -2/-3, तो ये हुआ आपका आंसर 2/3। सही है। फिर आप क्या करोगे? दूसरी लाइन कंसीडर करना, उसी लाइन का भी स्लोप निकालोगे। यहाँ पे आएगा 4x - 6y + 13 = 0। ठीक है, तो ये होगा m2 = -a/b, -4/-6, तो आंसर आएगा 2/3। दूसरा भी आंसर आ गया। अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो उसको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। यहाँ पे m1 = m2 है, तो इसका मतलब होगा लाइंस आर पैरेलल। ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, ये आपका सिंपल कंसेप्ट है कि अगर आपके लाइंस पैरेलल है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो इसका मतलब होगा दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, तो लाइंस आर पैरेलल। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है हियर कि आपको a का वैल्यू पता होना चाहिए। अब a का वैल्यू बड़ा इनिशियल है, a और b का। अब a और b का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? दोनों जो इक्वेशन होते हैं, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा। जैसे देखो 2x - 3y + 7 = 0, ये पहला इक्वेशन हुआ। और दूसरा इक्वेशन जो मेरा 4x - 6y + 13 = 0 है, इसको अपन कैसे लिखेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2x - 3y + 13/2। ये ऐसे इक्वेशन बनाना है, तब जाके डिस्टेंस निकलेगा। तो आपको क्या मिलेगा? a का आंसर 2, b का आंसर -3, c1 का आंसर 7 और c2 का आंसर 13/2। ठीक है, ये 4 आंसर जरूरी है।
फिर हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, c1 का वैल्यू कितना होगा 7 और c2 का माइनस ये 13/2, ये आएगा 7 13/2, नीचे में 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, रूट में 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना होगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 14 होगा यानी 1/2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 4 और 9 यानी रूट 13, तो आपका आंसर आएगा 1/2 रूट 13। इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ऊपर नीचे 13 से रूट 13 से मल्टीप्लाई करो तो आपका रूट 13 कैंसिल होगा, तो आपका आंसर आएगा रूट 13/2 इंटू 13, क्योंकि रूट रूट कैंसिल हो गया। अब रूट रूट कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आएगा रूट 13/26। ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है। तो इस तरह से हमने बेसिक ऑफ द लाइंस ले लिया। कल हम मेन क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ाई करने में हेल्प होगा।